स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब नूतनपुर राज्य पर राजा परमसेन का शासन हुआ करता था। राजा परमसेन एक ऐसा राजा था जिसकी प्रजा उससे बहुत खुश नहीं थी, जिसका कारण ये था कि राजा परमसेन कुछ सनकी किस्म का राजा था। आए दिन वो अपने अजीबोगरीब शौक पूरे करने के लिए नए नए आदेश जारी करता रहता था, परंतु प्रजा की मजबूरी थी कि वो राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसी राजा के दरबार में कई मंत्री शामिल थे। वह भी अपने सनकी राजा के व्यवहार से बहुत ही परेशान थे, परंतु राजा के भय के कारण वे उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उस समय दरबार में राजा का सबसे बुद्धिमान मंत्री भी मौजूद था। राजा अपने मंत्री की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, मंत्री जी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मंत्री कुछ शर्मा सा गया। उसने अपना सिर झुका लिया। राजा ने एक कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा मुझे बताओ। मंत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हजूर, आप इस दुनिया में एक बहुत ही बड़े और सुंदर साम्राज्य के मालिक हैं। मैं जब भी आपके इस साम्राज्य को देखता हूँ तो मेरे दिल में ये इच्छा पैदा होती है कि अगर इस साम्राज्य का 10वां हिस्सा मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी होता। इतना कहकर मंत्री जी खामोश हो गए। राजा एक बार फिर से हंसने लगा और बोला, मंत्री जी, अगर मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूं? तो मंत्री ने घबराकर राजा की ओर देखा और हैरानी से बोला, महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? राजा ने तुरंत ही 2 आदेश जारी किए। उसने पहले आदेश में अपना आधा साम्राज्य उस मंत्री को देना तय कर दिया और इसके बाद एक दूसरा आदेश लिखवाया जिसमें उस मंत्री को फांसी पर लटकाना निश्चित किया गया। मंत्री इन दोनों आदेशों को देखकर हैरान रह गया। राजा ने अपने दोनों आदेशों पर अपनी मोहर लगाई और मंत्री की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब लाने में सफल हुए तो तुम मेरे पहले आदेश के अनुसार मेरे साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लोगे। लेकिन अगर तुम इस काम को करने में असफल रहे तो मेरा पहला आदेश रद्द समझा जाएगा और मेरे दूसरे आदेश के मुताबिक तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री की हैरानी अब परेशानी में बदल चुकी थी। उसके पांव तले की जमीन मानो खिसकने लगी थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा कि अब तुम मेरे वो 3 सवाल अपने पास लिख लो जिनके जवाब तुम्हें लाने हैं। मंत्री बेचारा राजा के सवालों को एक कागज पर लिखने लगा। राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मेरा दूसरा सवाल, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इसके बाद राजा कुछ पल के लिए रुका और फिर बोला, मेरा तीसरा सवाल, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने इसके बाद नगाड़े पर चोट लगवाई और कड़क आवाज में बोला, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मंत्री ने दोनों आदेश उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसी दिन शाम के समय मंत्री ने अपने घर पर पूरे राज्य के बड़े से बड़े विद्वानों को बुलवाया और 3 सवाल उनके सामने रख दिए। राज्य भर से आए हुए विद्वान पूरी रात इन सवालों पर चर्चा करते रहे, लेकिन फिर भी वो मंत्री को कोई संतोषजनक जवाब ना दे सके। मंत्री ने दूसरे दिन अन्य राज्यों से भी कई बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिमान लोगों को बुलवाया, लेकिन फिर भी उसके सवालों का कोई जवाब ना मिला। मंत्री प्रतिदिन नए नए विद्वानों को लाता, लेकिन उसे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था।
यहाँ तक कि वो मायूस हो गया कि इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब मुझे खुद दूसरे देशों में जाना होगा। और उसके बाद वह उन सवालों के जवाब खोजने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ा। उन सवालों को लिए हुए वो पूरे साम्राज्य में घूमता रहा, परंतु उसे कोई भी ऐसा आदमी ना मिला जो उसके सवालों का सही सही जवाब दे सके। मंत्री मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। अब मंत्री की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े अब गंदे हो चुके थे, जूते फट चुके थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे। समय बीतता गया और एक समय वो भी आ गया जब शर्त का आखिरी दिन था। अगले दिन उसे राजा के दरबार में पेश होना था। मंत्री को अब ये पक्का यकीन हो गया था कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। कल उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वह दुखी मन से भटकता भटकता जा रहा था कि तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। ये एक फकीर की झोपड़ी थी। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। मंत्री ने देखा कि एक फकीर सूखी रोटी को पानी में डुबो डुबो कर खा रहा था। फकीर के नजदीक ही एक दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता सड़प सड़प की आवाज करते हुए वो दूध पी रहा था। फकीर की नजर जब मंत्री पर पड़ी तो वह मंत्री की हालत देखकर हंसने लगा और बोला, हजूर, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। मंत्री ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े अपने छापे में रखे, मुस्कुराया और अपनी चटाई को ऊपर उठाते हुए कहने लगा, देखिए हजूर, आपको बात समझ में आ जाएगी। मंत्री ने झुककर देखा। उसे चटाई के नीचे एक शाही बिस्तर बिछा हुआ दिखाई दिया। ये वो बिस्तर था जो राजा अपने बहुत ही खास लोगों को तोहफे के रूप में दिया करता था। फकीर ने कहा, हजूर, एक समय वो भी था जब मैं उस साम्राज्य का मंत्री हुआ करता था। मैंने भी एक बार राजा से शर्त लगाने की गलती की थी और उसका नतीजा आप खुद ही देख सकते हैं। ये कहने के बाद फकीर ने सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और पानी में डुबोकर उसे खाने लगा। मंत्री ने दुखी मन से पूछा, क्या आपको भी इन सवालों के जवाब नहीं मालूम थे? फकीर एक बार फिर से हंसा और उसने जवाब दिया, मेरा मसला आपसे कुछ अलग था। मैंने उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने राजा को जवाब बताए। उसका आधा साम्राज्य हासिल करने वाला आदेश मैंने उसके सामने ही फाड़ दिया। राजा को नमस्कार किया और इस झोपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों ही बड़े आराम से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मंत्री की हैरानी बढ़ चुकी थी, लेकिन ये समय फकीर की कहानी सुनने का नहीं बल्कि उन सवालों के जवाब हासिल करने का था। इसीलिए मंत्री ने बिना समय गवाए फकीर से पूछा, क्या आप मुझे उन सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब तो बिल्कुल मुफ्त में दे सकता हूँ, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मंत्री के पास फकीर की बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मंत्री ने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर ने कहना शुरू किया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। मनुष्य चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। फकीर कुछ पलों के लिए रुका और फिर आगे बोला, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा खुद जीवन ही है। इस दुनिया के सभी आदमी जिंदगी को सच मानकर उसके धोखे में आ जाते हैं। मंत्री बड़े ही ध्यान से फकीर की बातें सुन रहा था। अब वह अपने तीसरे सवाल का जवाब जानना चाहता था और उसके लिए मंत्री ने फकीर से उसकी शर्त पूछी। फकीर ने एक ठहाका लगाया और अपने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाकर मंत्री के हाथ में थमा दिया और कहने लगा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस समय तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। ये सुनकर मंत्री के माथे पर पसीना आ गया। उसे प्याले से घिन आ रही थी। वह किसी भी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था।
इसके बाद फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो तुम्हें राजा फांसी पर लगा दे, या फिर तुम ये आधा पाव दूध पी जाओ, जिससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हें आधा साम्राज्य भी मिल जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मंत्री अब बड़ी ही उलझन में फंस चुका था। एक तरफ तो उसकी जिंदगी और आधा साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वह सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसके आत्मसम्मान ने हार मान ली। मंत्री ने प्याला उठाया और एक ही सांस में वो दूध पी गया। फकीर एक बार फिर से हंसने लगा और बोला, हजूर, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी इच्छा यानी ख्वाहिश होती है। ये उसे कुत्ते का दूध पीने तक मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे मिलने वाले साम्राज्य का आदेश फाड़कर इस झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं ये जान चुका था कि जैसे जैसे मैं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को भूलता जाऊंगा, और मैं जितना अपनी मौत को भूल जाऊंगा उतना ही इन इच्छाओं के दलदल में फंसता जाऊंगा, और मुझे रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए अपनी बेइज्जती के घूंट पीने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि तुम अपने जीवन की इन तीनों सच्चाइयों को जान लो। इसी से तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मंत्री इस समय शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। वह फकीर की झोंपड़ी से निकला, वापस राजा के महल की तरफ चल पड़ा। वो जैसे जैसे महल की तरफ जा रहा था, उसके मन और मस्तिष्क में एक हलचल सी मची हुई थी। इसी उधेड़-बुन में वह महल के अंदर पहुंचा और सीधा राजा के सामने पेश हो गया। मंत्री ने उन तीनों सवालों के जवाब राजा के सामने रखे और साथ ही उसने राजा से ये भी कह दिया कि उसे अब ना तो राजा के मंत्री के रूप में कोई ओहदा चाहिए और ना ही इनाम में कोई साम्राज्य चाहिए। मंत्री उसी समय राजा का महल छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से मंत्री को दोबारा किसी ने उस राज्य में नहीं देखा। इस घटना के बाद राजा की भी आंखें खुल चुकी थी। वह अब अपनी बाकी की जिंदगी प्रजा की भलाई के कामों में गुजारने लगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विंध्याचल प्रदेश के राजा आर्यसेन एक बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके न्याय की प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। प्रत्येक महीने में वे अपने दरबार में प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते थे। इसके अलावा भी वे कभी कभी अपने राजसी वस्त्र छोड़कर और साधारण वस्त्र पहनकर नगर का चक्कर भी लगाया करते थे, जिससे कि प्रजा की वास्तविक हालत का पता चल सके। एक दिन की बात है, राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारे और साधारण ग्रामीण के कपड़े पहनकर नगर में घूम रहे थे। आज नगर में बहुत ही चहल पहल थी, क्योंकि आज अष्टमी का त्योहार था और लोग बाजारों में घूम घूम कर खरीदारी कर रहे थे। ऐसे समय में अक्सर चोर उचक्के किस्म के लोग भीड़ भाड़ में घुसकर लोगों का सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राजा के सैनिक जगह जगह पर खड़े हुए पहरा दे रहे थे और सभी आने जाने वाले राहगीरों पर नजर रखे हुए थे। इसी समय राजा भी वेश बदलकर बाजारों में घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा रास्ता भूल गए। वे रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक सैनिक दिखाई पड़ा। राजा उसके पास गए और पूछा, महाशय, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि जोहरी बाजार जाने का रास्ता कौन सा है? ये सुनकर वो आदमी अकड़ कर बोला, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं एक राज कर्मचारी हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट यहाँ से, किसी और से रास्ता पूछ। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाशय, यदि राज कर्मचारी किसी यात्री को रास्ता बता भी दे तो इसमें हर्ज ही क्या है। खैर, मैं किसी दूसरे से रास्ता पूछ लेता हूँ, लेकिन आप इतना तो बता ही दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। वो आदमी बोला, अंधा है क्या?
मेरी पोशाक देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप सेना के सिपाही हैं। नहीं, उससे भी ऊंचा हूँ। तब क्या आप नायक हैं? उससे भी ऊंचा। फिर तो आप जरूर कोतवाल होंगे। हाँ, तू अब जान गया कि मैं कौन हूँ, परंतु ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी एक राज कर्मचारी हूँ। ये सुनकर कोतवाल की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो फिर दारोगा हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर तो तुम जरूर सेनापति होगे? उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल कुछ घबरा सा गया और डरते डरते बोला, तो क्या आप सूबेदार हैं? उससे भी ऊंचा। अब तो कोतवाल साहब की सिट्टी बिट्टी गुम होने लगी। उसने फिर से पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। अब कोतवाल ने बड़े ही गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि सादी पोशाक में स्वयं राजा उसके सामने खड़े थे। उसके होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी ही दीनता से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा आर्यसेन ने बड़ी ही मीठी वाणी से कहा, भाई तुम पद की दृष्टि में कुछ भी हो, परंतु व्यवहार की कसौटी पर बहुत ही नीचे हो। जो जितना नीचे होता है उसमें उतना ही अहंकार होता है और वह उतना ही अकड़ता है। यदि ऊंचे बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील और विनम्र बनो, अपनी ऐंठ को कम करो। तुम जनता के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारी ये विशेष जिम्मेदारी है। राजा की बातें सुनकर कोतवाल शर्म से पानी पानी हो गया और उसने राजा से क्षमा मांगी और फिर आइंदा कभी किसी से इस तरह का व्यवहार ना करने का वायदा किया। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना को कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, राजा आर्यसेन ने अपनी जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। आज दरबार में सामान्य प्रजा के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। कोई अपने गांव में सड़क बनवाना चाहता था तो किसी के नगर में पाठशाला नहीं थी। कोई अपने प्रदेश में खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करवाना चाहता था तो कोई गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी के लिए धन मांगता था। राजा ने सभी की समस्याओं का उचित समाधान किया। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राजा भी पूरे दिन के थके हुए अपने महल में चले गए। उसी समय महल के द्वार पर 3 आदमी आए और राजा से मिलने के लिए कहने लगे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज का खुला दरबार खत्म हो चुका है। अब आप लोग अगले खुले दरबार में आइएगा जो अगले महीने लगेगा। परंतु वे आदमी कहने लगे कि उनका मिलना राजा से बहुत ही जरूरी है। काफी देर तक वे लोग सैनिकों को समझाते रहे। आखिर सैनिकों ने उन्हें वहीं रोककर राजा को सूचना दी और कहा, महाराज 3 आदमी जो अपने आप को व्यापारी बताते हैं आपसे मिलना चाहते हैं। हमने उन्हें बहुत ही टालने की कोशिश की, परंतु वे लोग जिद पर अड़े हैं। राजा ने सोचा अवश्य ही कोई गंभीर समस्या होगी और सैनिकों से कहा कि उन तीनों व्यापारियों को महल के अंदर मेरे पास ले आओ। वे तीनों व्यापारी राजा के पास लाए गए और कहने लगे, महाराज हम तीनों रत्नों के व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में आपके राज्य में आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन के लायक भी पैसे नहीं हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। राजा ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर एक एक बोरी गेहूं उन्हें देने का आदेश दे दिया। ये सुनकर व्यापारी बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने सोचा था कि राजा धन से उनकी मदद करेंगे, परंतु राजा का आदेश गेहूं की बोरी देने का था। वे कुछ ना बोले और चुपचाप एक एक गेहूं की बोरी लेकर जाने लगे। तब राजा ने कहा,
तुम्हारे रतन इस राज्य की सीमा के भीतर लुटे हैं। ये अन्न भी इसी राज्य की भूमि में उपजा है, इससे तुम्हारा भरण पोषण होगा। लेकिन इस गेहूं को तुम खुद ही साफ करना, खुद ही खाना, ना किसी को देना और ना ही किसी की मदद लेना। ये मेरी राज आज्ञा है, इसीलिए तुमको इसका पालन करना पड़ेगा। अब जाओ और 1 महीने के बाद फिर से आकर मुझसे मिलना। तीनों व्यापारी चले गए। उनमें से 2 व्यापारी बड़े ही आलसी थे। उन्होंने बोरी में से थोड़ा गेहूं लिया, उसे साफ किया और बाकी गेहूं बोरी समेत चक्की वाले को बेच दिया। तीसरा व्यापारी, जो कि ईमानदार और मेहनती था, वह सारा गेहूं निकालकर उसे साफ करने लगा। जब वह खाली बोरी झाड़ रहा था, तभी उसमें से एक पत्थर गिरा। रत्नों का व्यापारी चौंक गया। वह पत्थर एक अनमोल हीरा था। उसने वो हीरा तराशने के लिए अपने पास रख लिया। 1 महीने के बाद तीनों व्यापारी फिर से राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उनसे हालचाल पूछा। 2 व्यापारी तो खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, महाराज, गेहूं खत्म हो गया है, अब और चाहिए ताकि हम पेट भर सकें। जब तीसरे व्यापारी से उसका हालचाल पूछा गया तो उसने राजा को प्रणाम किया और अपना तराशा हुआ हीरा राजा को भेंट कर दिया। राजा मुस्कुराकर बोले, यह हीरा तुम्हारा ही है। इसे बेचकर जो भी धन मिले उससे अपना कारोबार शुरू करो। फिर राजा ने दूसरे व्यापारियों को देखा और बोला, ऐसे ही रतन तुम्हारी बोरियों में भी रखे गए थे, लेकिन तुमने राज आज्ञा का पालन नहीं किया और ना ही उन बोरियों में से गेहूं को साफ करने की मेहनत की, जिसकी वजह से वो रतन तुम्हारे हाथ से निकल गए। दोनों व्यापारी हैरान थे और एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जबकि वो तीसरा व्यापारी बहुत ही खुश था। राजा ने तीनों व्यापारियों को वापस लौटा दिया। बाकी दोनों व्यापारी अपनी मूर्खता पर बड़े ही निराश थे और सोच रहे थे कि क्यों नहीं उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। और इस प्रकार एक बार फिर से राजा आर्यसेन के न्याय का डंका पूरे दरबार में बज गया।